सॉलिड्स के लिए हमने दो बातें की थी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, और मोर विल बी सरफेस एरिया, मोर विल बी एड्सॉर्प्शन. सो सॉलिड्स इन पाउडर्ड फॉर्म आर बेटर एड्सॉर्बेंट्स. और दूसरी बात जो हमने की थी कि सॉलिड जितना ज्यादा पोरस होगा एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा. वैसे ही गैस के लिए हमने देखा था कि जो इजिली लिक्विफाइबल गैसेस हैं और जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उनका एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. तो 4 गैस अगर दिया है तो उसमें जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर मैक्सिमम होगा उसी का एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम होगा. Adsorption is exothermic process, so adsorption is favored at low temperature, and adsorption is directly proportional to pressure. गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस सॉलिड में एड्सॉर्ब होगा. यहां तक सबको बिल्कुल क्लियर था? यस सर. यस सर. यस सर. केमिस्ट्री में ऐसा कुछ है ही नहीं जो क्लियर ना हो. नेक्स्ट हम लोग बातें कर लेंगे अबाउट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Adsorption isotherm. This is plotting a graph between extent of adsorption and pressure at constant temperature. आइसोथर्म का मतलब भी होता है टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. तो इसको पहले हम लोग थ्योरेटिकली समझ लें. जैसे आप मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है, ये एक सॉलिड सरफेस है और इस पर हम गैस का एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं. अब इनिशियली जब सॉलिड का सरफेस पूरी तरीके से खाली है तो यहां पर गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ज्यादा गैस एड्सॉर्ब होते जाएगा, और गैस जितने प्रेशर से आएगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा. तो इनिशियल स्टेजेस में हम बोल सकते हैं दैट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ये हो जाएगा इनिशियल स्टेजेस में. इनिशियल स्टेजेस में हमारा मतलब क्या है? व्हेन जब सॉलिड का सरफेस पूरा का पूरा खाली है. अब एक बार सॉलिड के सरफेस पूरी तरीके से गैस ऑक्यूपाई कर लिया, सॉलिड का सरफेस पर पूरी तरीके से गैस आ चुका है, तो अब यहां पर सॉलिड का सरफेस कुछ बचा ही नहीं है जहां पर गैस का एड्सॉर्प्शन हो सकता है. एक बार पूरा गैस एड्सॉर्ब हो गया सॉलिड के सरफेस पर और सॉलिड का सरफेस पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया, तो उस कंडीशन में अगर अब हम गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे भी तो भी उसका एड्सॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब सॉलिड का सरफेस तो खाली है ही नहीं जहां पर गैस रिटेन हो पाए. So after saturation, extent of adsorption, this will become independent of pressure. और ये हो जाएगा फाइनल स्टेजेस से हमारा मतलब क्या है? जब सॉलिड का सरफेस पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया
और जब सॉलिड का सरफेस पूरी तरीके से गैस ऑक्यूपाई कर लिया। बात आई समझ में? यस। अब इसी को ग्राफिकली बस प्लॉट कर लेना है। हम y एक्सिस पे ले लें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई x/m, और x एक्सिस पे हम ले लें प्रेशर। x डिनोट करता है अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट, that is amount of gas, and m represents mass of adsorbent, that is solid. सॉलिड के सरफेस पर गैस का एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं। अब हमने देखा यहां पर इनिशियल स्टेजेस में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मगर एक बार सॉलिड का सरफेस सैचुरेट हो जाएगा, then extent of adsorption will become independent of pressure. यहां पर ये जो प्रेशर रिप्रेजेंट हो रहा है इसको हम PS से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज सैचुरेशन प्रेशर। तो एक बार सॉलिड का सरफेस पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया, देन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। अब ये इनिशियल स्टेजेस में ये हम लोग लाइंस के बीच में गैप्स जहां पर छोड़ते हैं वो हाइपोथेटिकल केस होता है, क्योंकि ये वाले पॉइंट को अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज 0, प्रेशर इज 0, और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन 0 या प्रेशर 0 ये सब हाइपोथेटिकल कंडीशंस है। तो जहां भी हाइपोथेटिकल कंडीशन होगा उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जहां पे लाइन स्ट्रेट हो जाएगा या पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस का, दैट विल डिनोट सैचुरेशन प्रेशर हैज बीन अटेन्ड। तो अब इसके बाद अगर हम प्रेशर बढ़ाएं या कम करें तो उससे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी को हम यहां पर मैथमेटिकली लिख लें। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इनिशियल स्टेजेस में दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब P का पावर 1 है यहां पर। ये हो गया इनिशियल स्टेजेस में। और फाइनल स्टेज में और आफ्टर सैचुरेशन प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हैज टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ये फाइनल स्टेज में हो जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में P का पावर 1 है और फाइनली P का पावर 0 हो जाना है। तो किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज में अगर हम देखेंगे तो P का पावर 1 और 0 के बीच का एक कोई वैल्यू आना चाहिए। इनिशियली P का पावर 1 रहना है, फाइनली P का पावर 0 हो जाना है। तो किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज में हम लिख सकते हैं x/m, दिस इज प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर 1/n, जहां पर 1/n का वैल्यू लाई करेगा फ्रॉम 0 to 1। 0 से लेकर के 1 के बीच का कोई भी एक वैल्यू हो सकता है 1/n का। चलिए, तो हमने जो यहां पे देख लिया x/m और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन दिस इज प्रोपोर्शनल टू P टू द पावर 1/n,
जहां पे 1/n का वैल्यू लाई कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। सर ये प्रोपोर्शनैलिटी से 1/n कैसे है? क्या? 1/n कैसे है? हाँ, बस हम यहां पर ये देख रहे थे कि इनिशियली p का पावर 1 होना है और फाइनली 0 हो जाना है। तो किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज में देखेंगे तो p का पावर 1 और 0 के बीच का एक कोई वैल्यू होगा, और 0 और 1 के वैल्यू के बीच के वैल्यू को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जहां पर डिनोमिनेटर को बड़ा होना पड़ेगा न्यूमरेटर से। तो n का वैल्यू यहां पर 1 से ज्यादा होगा, बस इतना आप बता सकते हैं। समझ गए? यस। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और इसी को हम लिखते हैं x/m इज इक्वल टू k p⁴ अगर दोनों तरफ हम log ले लें तो इसी को हम लिख सकते हैं log x/m, दिस इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ये सबको समझ में आ रहा है? ये सब Yes, sir. ये सब तो log का बेसिक रूल सबको पता है। log ab दिस विल बी इक्वल टू log a प्लस log b एंड log a⁴x दिस इज इक्वल टू x log a। यही रूल्स को अप्लाई करके यहां पे लिखें। अब यहीं पर अगर गैस की जगह पे लिक्विड का एड्सॉर्प्शन देख रहे हैं सॉलिड पे, तो लिक्विड्स के लिए प्रेशर की जगह पे हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखते हैं। तो लिक्विड्स के लिए बस P की जगह पर C लिख देंगे, और उस केस में हम लिख सकते हैं log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। ये रिलेशन हम लिख सकते हैं फॉर liquid being adsorbed on solid। अब यहां पर जो ये रिलेशन हमने लिखा, इसको हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, here k is फ्रेंडलिच कांस्टेंट। k is फ्रेंडलिच कांस्टेंट। सबने लिख लिया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. क्लास में साथ में सबसे अच्छा होता है स्क्रीनशॉट लेते जाना, उसमें टाइम बच जाता है आप लोगों का। चलिए अब हम एक यहां पर ग्राफ प्लॉट कर लें। y एक्सिस पर हम ले लिए log x/m, और x एक्सिस पे ले लें log p। फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म से देखिए log x/m, इसको हमने कहां पे लिया? y एक्सिस पे। log p इसको हमने ले लिया x एक्सिस में। तो यहां पर एक इक्वेशन बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है? Yes, sir. अब यहां पर जो ये m का वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है? 1/n। और m क्या देता है y इज इक्वल टू mx प्लस c में? स्लोप।
तो एक बार स्लोप का वैल्यू निकाल लेंगे तो 1/n का वैल्यू आ जाएगा, और 1/n का वैल्यू आ गया मतलब n का वैल्यू आ गया। और c ये डिनोट करता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट किसका वैल्यू दे रहा है? log k। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन log x/m वर्सेस log p, विल गेट ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। स्लोप का वैल्यू 1/n दे देगा और y इंटरसेप्ट का वैल्यू log k का वैल्यू दे देगा। तो फ्रेंडलिच कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए तो y इंटरसेप्ट का वैल्यू निकालना होगा, और n का वैल्यू चाहिए तो स्लोप का वैल्यू निकालना होगा। यहां पर विल गेट ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। कुछ इस तरीके से आएगा। जो स्लोप का वैल्यू होगा इसका, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ 1/n, और जो y इंटरसेप्ट का वैल्यू होगा दिस विल गिव अस log k। सबको आई बात समझ में? Yes, sir. बिल्कुल। यही सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 12th बोर्ड्स में, या यही सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा IIT मेंस में? घट कर अपना। जब तक बोलना ना हो तब तक सब अपने आप को म्यूट करके रखिए। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर ले यहां पर एड्सॉर्प्शन, आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही। टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्लॉटिंग अ ग्राफ between extent of adsorption and temperature at constant pressure। चलिए, यहां पर दो ग्राफ प्लॉट कर ले हम लोग। एक केस में आपको इस तरीके से दिया है, और एक केस में इस तरीके से दिया है। एक यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल एड्सॉर्प्शन। आप बताइए कौन सा फिजिकल एड्सॉर्प्शन है और कौन सा केमिकल एड्सॉर्प्शन है? Sir, first one is physical. फर्स्ट वन इज फिजिकल, वेरी गुड। यहां पर वाई एक्सिस में फिर से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, यही ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। पहले केस में क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं डिसऑप्शन हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है सॉलिड का। अब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन लगातार कम होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो ये पहला ग्राफ हो गया फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। Chemical adsorption initially increases with increase in temperature.
इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने के कारण केमिकल एड्सॉर्प्शन क्यों बढ़ता है? बोलिए, पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। केमिकल एड्सॉर्प्शन इनिशियली इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाई? किसी को याद नहीं है? Due to requirement of activation energy. This is due to requirement of activation energy. Very good. तो इनिशियली जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, we provide activation energy for the formation of chemical bond. So chemical adsorption initially increases with increase in temperature. Very good, Kaushik Guleria. चलिए, एड्सॉर्प्शन का कुछ यूज बता दीजिए ऐसे ही। जो हम, आप लोग तो हिमाचल में हैं, शुद्ध वातावरण में सांसें ले रहे हैं आप लोग, मगर यहाँ पर हम लोग जो दिल्ली और एनसीआर में हैं, जब कोविड नहीं था तो भी हम मास्क लगा करके घूमते थे। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था। अब मास्क में ऐसा क्या होता है जिसके कारण पॉल्यूशन रुक जाता है? तो गैस मास्क में होते हैं एड्सॉर्बेंट्स, जिनका काम होता है पॉल्यूटिंग गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेना। पॉल्यूटिंग गैसेस को हम तक पहुंचने ही नहीं देता है वो। तो एक तो ये यूज हो गया इसका। फिर बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या केमिकल लैबोरेटरी में आप इक्विपमेंट्स यूज करते हैं जिसको कि कंप्लीटली ड्राई रखना होता है, और ड्राई रखने के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, विच आर ऑल्सो एड्सॉर्बेंट्स। उनका काम होता है मॉइस्चर एड्सॉर्ब कर लेना। तो जिसको भी हमें कंप्लीटली ड्राई रखना है वहां पर हम एड्सॉर्बेंट्स रखते हैं, विच एड्सॉर्ब्स मॉइस्चर। तो यहाँ पर आप एनसीईआरटी में यूजेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एक बार पढ़ लेंगे, उससे आप 2-3 एड्सॉर्प्शन याद कर लेना। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग पहले 9th-10th क्लास में चले जाए, सॉल्यूशंस की बात कर ले। तो सॉल्यूशन में 3 तरीके का सॉल्यूशन आप पढ़ते हैं 9th-10th क्लास में। ट्रू सॉल्यूशन, colloids एंड सस्पेंशन। ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये किसके बेसिस पे होता है? बोलिए। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। colloids में पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर्स। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, और ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। वैसे ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज होमोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, whereas colloids and suspension are heterogeneous. होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस याद है आप लोग को? Yes, sir. If concentration of solute is same throughout the solution, that is homogeneous. And if concentration of solute is not same throughout, that will be heterogeneous. Colloids, particles of suspension, they can be filtered through ordinary filter paper. Ordinary filter paper से ही
सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स दे आर फिल्टर्ड थ्रू अल्ट्रा फिल्टर्स। नॉर्मल फिल्टर पेपर का साइज जो है या पोर्स जो होते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर में, उनके पोर्स के साइज को और छोटा करके अल्ट्रा फिल्टर्स बनाते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स आर फिल्टर्ड थ्रू अल्ट्रा फिल्टर्स, बट पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड। True solution is stable. Colloid, this is also stable. Suspension, this is unstable. अब यहां पर स्टेबल अनस्टेबल से क्या मतलब है? जो स्टेबल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। मान लीजिए आपके पास है यहां पर एक कंटेनर में पानी है। अब इसमें अगर हम सैंड मिला दें, सैंड, क्या होगा? सैंड पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम, यही होगा। जब तक हम इसको स्टर करते रहेंगे किसी एपरेटस से, तब तक तो सैंड पार्टिकल्स थ्रू आउट स्कैटर्ड होगा, मगर जैसे ही स्टर करना छोड़ेंगे ये नीचे की तरफ सेटल कर जाएगा। सो इफ पार्टिकल सेटल ऑन स्टैंडिंग, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, सस्पेंशन इज अनस्टेबल। मिल्क इज वन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड। ऐसा होता है कि मिल्क को आप 5 मिनट के लिए छोड़ दिए या 10 मिनट के लिए छोड़ दिए, तो जो पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ सेटल कर जाएगा? नहीं होता है। दैट मीन्स कोलॉइड इज स्टेबल, और ट्रू सॉल्यूशन तो स्टेबल है ही। स्टेबल का मतलब ही है पार्टिकल्स विल नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग। इफ पार्टिकल्स सेटल ऑन स्टैंडिंग, दैट मीन्स दैट इज अनस्टेबल। Colloids, they exhibit Tyndall effect. Tyndall effect याद है किसी को? Tyndall effect, this is a scattering of light by colloidal particles, and particles of colloids are always in Brownian motion. Brownian motion, that is zigzag motion or random motion. तो colloids के लिए colloidal particles exhibit Tyndall effect and colloidal particles are in Brownian motion. लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाएगा colloids के थ्रू। तो ये तो हमने 9th-10th क्लास के बेसिस पे देख लिया कि सॉल्यूशन, colloids और सस्पेंशन, इसमें अंतर क्या है। अब यहां पर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर में हमें पढ़ना है अबाउट कोलॉइड्स, और हमारे सिलेबस का पार्ट है कोलॉइड्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलॉइड, दिस वाज गिवन बाय थॉमस ग्राहम। Colloid, this is heterogeneous mixture of dispersed phase and dispersion medium. So colloid is heterogeneous mixture of dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase हम किसको बोलते हैं? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और नॉर्मल सॉल्यूशन के टर्म्स में अगर बात करेंगे
तो जो सॉल्यूट होता है उसको हम यहां पर बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो एक्सेस में है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम, और जो सॉल्वेंट की तरह ट्रीट होना है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। बिल्कुल साथ साथ में याद होते जाना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ये सब चैप्टर का यही मतलब ही है। ऑल दिस आर लॉलीपॉप चैप्टर्स और दिस आर बोनस चैप्टर्स। मतलब ये सब चैप्टर्स अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो इसमें वैसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं कि आपसे आईआईटी में गलत हो या बोर्ड्स में गलत हो। यस सर। सरफेस केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब बना ही है कि आप स्कोर करें अच्छे से। सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे तो 100% आप आईटी वाले भी क्वेश्चन करके आ जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो कोलॉइड्स का है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ dispersed phase and dispersion medium. अमित कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चे आप? नो सर। सर हाँ बोलिए बच्चे। सर कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, कोलाइडल वाले जो बताए थे ना आपने, सर उसका एग्जांपल भी हो सकते हैं कुछ क्या? कोलॉइड्स के एग्जांपल जैसे मिल्क हो गया, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, ये सब कॉमन एग्जांपल है। अभी वही सब एग्जांपल्स ही देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन में। बस पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला हम देख लें कि अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस है, डिस्पर्सन मीडियम गैस का मतलब क्या हो गया? गैस इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो जहां भी गैस एक्सेस में होगा वैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब ही होगा गैस इज डिस्पर्सन मीडियम। नाउ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एरोसॉल। और यहीं पर इफ लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस then this will be known as liquid aerosol. सॉलिड एरोसॉल जैसे इसका एग्जांपल हो गया स्मोक, डस्ट। लिक्विड एरोसॉल इसका एग्जांपल हो गया फॉग, मिस्ट। सबसे कॉमन टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पर सॉल्यूट होता है सॉलिड और सॉल्वेंट होता है लिक्विड। वैसे ही सबसे कॉमन टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे कॉमन टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होगा? जहां पर डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम है लिक्विड। सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम सिंपली बोलते हैं सॉल। तो जहां भी सॉल्ट टर्म लग जाएगा इसका मतलब लिक्विड इज प्रेजेंट इन एक्सेस एंड सॉलिड इज प्रेजेंट एज डिस्पर्स्ड फेज। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है। ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इमल्सन। इमल्सन का कॉमन एग्जांपल मिल्क,
oil in water, water in oil. And gas dispersed in liquid. लिक्विड एक्सेस में है, गैस कम अमाउंट में है, क्या बोलते हैं इसको? गैस इन लिक्विड, So foam. फोम, बिल्कुल सही। और एक कॉमन होता है यहां पर, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों वो एग्जाम्पल हैं जहां पर लिक्विड प्रेजेंट है एज डिस्पर्सन मीडियम। सॉलिड इन लिक्विड इज सॉल, लिक्विड इन लिक्विड इज इमल्सन, एंड गैस इन लिक्विड इज फोम। लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम है और लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज है, इसको हम बोलते हैं जेल। तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, दिस आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना जरूर याद करके रखेंगे, क्योंकि मैं अगली क्लास से किसी के नाम के साथ में पूछ सकता हूं। तो मैं वैसा कुछ पढ़ाता ही नहीं हूं कि आप अगली क्लास तक याद ना कर सकें। अगला क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेंगे, क्लासिफिकेशन based on forces of attraction between dispersed phase and dispersion medium. Classification based on forces of attraction between dispersed phase and dispersion medium. यहां पर भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। लायोफिलिक कोलॉइड्स, या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। हाइड्रो टर्म वहीं पर आएगा जहां पर वाटर प्रेजेंट होगा एज डिस्पर्सन मीडियम। हाइड्रो का मतलब भी हो गया वाटर, तो जहां भी वाटर प्रेजेंट है एज डिस्पर्सन मीडियम, वहां पे लायो की जगह पर हाइड्रो टर्म यूज कर सकते हैं। एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स, या इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। तो ज्यादातर काम तो अंग्रेजी जिसको आता है उसी से हो जाता है। फिलिक का मतलब क्या होता है? Sir, loving. लविंग। तो जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया या जहां भी प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, वो हो गया फिलिक। और जहां पर नफरत की बातें हो गई या फोर्स ऑफ रिपल्सन की बातें हो गई, वो हो गया फोबिक। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स कौन से होंगे? यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा।
force of attraction is present. Between dispersed phase and dispersion medium. Lyophobic में force of repulsion is present. किस केस में कोलॉइड बनाना आसान होगा, लायोफिलिक में या लायोफोबिक में? सॉल्यूशन किस केस में बन जाएगा आसानी के साथ? जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन है? So force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम आसानी से मिल जाएगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो। सो लायोफिलिक कोलॉइड्स, दिस इज सिंपली प्रिपेयर्ड by mixing dispersed phase and dispersion medium. आप जब लिखिएगा तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिएगा, डीपीडीएम नहीं पूरा लिखना है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। whereas lyophobic colloids are prepared by special methods. सिंपली मिक्स करने पर ये नहीं बनेगा। Third, lyophilic colloids, they are reversible, whereas lyophobic colloids is irreversible. यहाँ पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से क्या मतलब है, कोई बता सकता है? What is reversible and irreversible? ये देखिए, समझ जाइए। आप मान लीजिए कि हमारे पास एक यहां पर ये लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। सर प्रतिवर्ती और अप्रतिवर्ती। हिंदी में मतलब नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को। ये हमने यहां पे ले लिया एक लायोफिलिक कोलॉइड्स। अब सपोज लायोफिलिक कोलॉइड्स, इसका हम प्रेसिपिटेशन करा दिए और इससे हम प्रेसिपिटेट बना लिए, ये प्रेसिपिटेट बन गया इसका। अब यहां पर वापस से अगर हम डिस्पर्सन मीडियम डालेंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स का एक बार प्रेसिपिटेशन करा दें, फिर उसमें डिस्पर्सन मीडियम डाल दें, वापस से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनके फिर से तैयार हो गया। मगर यहीं पर अगर ये लायोफोबिक कोलॉइड है, ये अगर हमारे पास लायोफोबिक कोलॉइड है, अब इसका अगर हमने एक बार प्रेसिपिटेशन करा दिया तो अब यहां पे डिस्पर्सन मीडियम अगर हम डालेंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। एक बार प्रेसिपिटेशन हो गया तो वापस से फिर कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, जबकि लायोफिलिक कोलॉइड्स का प्रेसिपिटेट में फिर से डिस्पर्सन मीडियम डाल दें या सॉल्वेंट डाल दें तो वापस से सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. सब थक रहे हैं क्या?
नो सर। No, sir. थकना नहीं है, रुकना नहीं है। जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए तब तक थकना नहीं है, रुकना नहीं है। लायोफिलिक कोलॉइड्स का कॉमन एग्जांपल होता है नेचुरल कोलॉइड्स। जितने भी नेचुरली अकरिंग कोलॉइड्स हैं दे आर लायोफिलिक। जैसे हम लिख दें यहां पर जिलेटिन, या हम लिख दें गम। खुशी और गम वाला गम नहीं है ये वो गम है जिससे चीजें चिपक जाती। ठीक है। यस सर। Yes, sir. एग एल्ब्यूमिन, स्टार्च, ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल कोलॉइड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हम कोलॉइड्स बनाते हैं दे आर एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल कोलॉइड। जैसे हम यहां पे लिख दें सिल्वर सॉल, या हम लिख दें गोल्ड सॉल, या हम लिख दें फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल, या हम लिख दें आर्सेनिक सल्फाइड सॉल। ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे, नेचुरल कोलॉइड्स आर लायोफिलिक एंड कोलॉइड्स मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लायोफोबिक। और केमिकल मेथड से जो हम कोलॉइड बनाएंगे वो लायोफोबिक होता है, और जो नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करता है दे आर लायोफिलिक कोलॉइड्स। चलिए क्या होगा? चलिए मुझे दूसरा पीपीटी लेना पड़ेगा यहां पर।
बस एक चीज और देखना रह गया था, उसको हम लोग देख लें। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहां पर सब नाम से ही क्लियर है। फर्स्ट, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नो No, sir. नहीं दिख रहा है। चलिए अब दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। नाम से ही क्लियर है, मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जाकर के आपस में मिल जाएंगे तब जाकर के डायमेंशन कोलॉइडल रेंज में आएगा। सो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, दिस इज फॉर्म्ड बाय aggregation of large number of molecules. Which are held together by van der Waals forces of attraction. So multimolecular colloids, they are formed by aggregation of large number of molecules which are held together by van der Waals forces of attraction. यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कोई भी मेटल सॉल्ट, जैसे हम लिख दें सिल्वर सॉल, गोल्ड सॉल, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। अब यहां पर मैक्रोमोलिक्यूल से कोलॉइड्स बनाना है और पॉलीमर से कोलॉइड्स बनाना है। अब जैसे आपसे मैं बोल दूं कि मैं आपको बहुत परेशान करते रहता हूं, केमिस्ट्री पढ़ाते रहता हूं, तो मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाइए, तो क्या करेंगे? बोलिए, मेरा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो मुझे कोलॉइडल डायमेंशन में लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे बहुत छोटे छोटे पीस में काटना पड़ेगा आपको, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में इसमें पहले लाना पड़ेगा। तो जैसे आटा चक्की होता है, फ्लावर मिल, उस तरीके का किसी मशीन में डाल करके मुझे वो छोटे पार्टिकल्स में ले आएंगे, तब जाकर के उसमें कोई डिस्पर्सन मीडियम डालेंगे। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बस समझ लेना है, प्रैक्टिकली ऐसा मत कर दीजिएगा मेरे साथ। तो पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल से अगर कोलॉइड्स बनाना है तो पहले उनके छोटे छोटे पीसेस करने पड़ेंगे। सो हियर कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन, formed by disintegration of macromolecules और पॉलीमर्स। यहां पर एग्जाम्पल में कोई भी पॉलीमर लिख सकते हैं। बताइए कुछ एग्जाम्पल्स पॉलीमर्स के। नायलॉन, पॉलीथीन, बिल्कुल सही, सेलुलोज, स्टार्च, नायलॉन, पॉलीथीन, एंड
last and most important are associated colloids. ये जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, इसमें कोलॉइड को हम मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स, इसी में क्लासिफाई करते हैं. This is most important for competitive exams. They behave as a strong electrolyte under normal conditions. But above a particular concentration, which is known as CMC, and above a particular temperature. क्या बोलते हैं इस टेम्परेचर को? Kraft's temperature. The particles are associated to form missiles. Whose dimension lies within colloidal range. यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स. तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं नॉर्मल कंडीशंस में, मगर एक कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, और एक टेम्परेचर के ऊपर जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट्स टेम्परेचर. यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके वो मिसाइल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जैसे ही मिसाइल बन गया मतलब वो कोलॉइड बन गया. सीएमसी यहाँ पे डिनोट करता है क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन. अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा प्रीवियस ईयर आईटी मेंस के क्वेश्चन ये आप जरूर सॉल्व कर लेंगे सरफेस केमिस्ट्री के. Yes, sir. ऐसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसका प्रीवियस ईयर आईटी मेंस क्वेश्चन ये जरूर कर लेना है, और फिर देखना है कि आप कितना समझ पाए हैं चैप्टर को. एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा, फिर आपको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ गए साहब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप जाइए, अब एंजॉय कीजिए. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बच्चों.